चलिए जी, जो आज जो हम आगे बात करने जा रहे हैं आप सभी के साथ, वो है भैया फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से इस चीज को समझना, एक एक शब्द को। फेडरल फीचर्स हम देख रहे हैं, किसके फेडरल फीचर्स देख रहे हो भैया? हम कॉन्स्टिट्यूशन के देख रहे हैं। फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सप्लेन्ड बिलो। कौन कौन से? सबसे पहला भैया ड्यूअल पॉलिटी, सेकेंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है डिवीजन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाईकैमरलिज्म। ठीक है जी, ये आपको इनको याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल आपको इनको याद करते हुए भी साथ साथ चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सप्लेन्ड बिलो। सबसे पहले बात करें हम ड्यूअल पॉलिटी की। किसकी? ड्यूअल पॉलिटी की। दिमाग में थोड़ा सा सेट करो कि हम किसके फीचर्स देख रहे हैं। फेडरल फीचर्स हम देख रहे हैं किस? फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला ही फीचर्स आ गया भैया ड्यूअल पॉलिटी। पहला ही फीचर क्या आ गया है? ड्यूअल पॉलिटी। तो लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ ड्यूअल पॉलिटी कंसिस्टिंग द यूनियन एंड द सेंटर एंड द स्टेट एट द पेरिफेरी। ध्यान से समझने, ड्यूअल पॉलिटी में क्या बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एस्टैब्लिश करा हुआ है? ड्यूअल पॉलिटी एस्टैब्लिश करा हुआ। क्या एस्टैब्लिश करा हुआ? ड्यूअल पॉलिटी एस्टैब्लिश करा हुआ है, जहां पर आपको भैया यूनियन at the center, consisting the union at the center and the states at the periphery, each is endowed with sovereign power to be exercised in the field assigned to them respectively by the constitution। अभी हमने इससे पहली क्लास में जो हमने चर्चा करी थी, वहां पर हमने समझा था फेडरल स्ट्रक्चर को, फेडरल और यूनिटरी को हमने समझा था, है ना। फेडरल में हमने ये वाली बात समझी थी कि भैया यूनिटरी मतलब सेंटर और जो स्टेट के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही वाली बात यहाँ पर लिखी गई है कि ईच इज एंडोर्ड विद सोवरियन पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड इन द फील्ड असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशंस एंड सो ऑन। अगर कुछ मैटर्स के बारे में मैं बात करता हूँ जो किसके पास आपको देखने को मिलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के पास अपने को देखने को मिलने वाले हैं, तो कैसे कैसे मैटर्स है? मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट। कैसे मैटर है? नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर है, जैसे कि भैया डिफेंस की कोई बात की जाए, फॉरेन अफेयर्स की कोई बात की जाए, करेंसी की बात की जाए, कम्युनिकेशंस की बात की जाए एंड सो ऑन। ठीक है, तो सारे के सारे जो मैटर है नेशनल इंपॉर्टेंस के, किसके पास है भैया? यूनियन गवर्नमेंट के पास आपको देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरी मैं अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करूं, द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ द रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, कोई भी रीजनल और कोई भी अगर लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर है, कैसे मैटर? रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस के कोई भी मैटर है, जैसे कि भैया पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाए, एग्रीकल्चर की बात आ जाए, हेल्थ की बात आ जाए, लोकल गवर्नमेंट एंड सो ऑन, तो ये सब का सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास देखने को मिलने वाला है। हम क्या देख रहे हैं भैया? फेडरल फीचर देख रहे हैं किसके भैया? कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पर हमने सबसे पहली चर्चा किसमें करी? ड्यूअल पॉलिटी में। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं भैया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। किसको भैया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी, देखो ड्यूअल गवर्नमेंट आपने यहाँ पे देखा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं को तो हमें समझना है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, इन्हीं सबको हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम बात करते हैं। The Constitution is not only a written document but also the lengthiest constitution of the world। ध्यान से इस चीज को समझना, जब मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में? जब मैं आपके साथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से ये मत समझो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, बट ऑल्सो क्या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। किसका? वर्ल्ड का। भाई याद करना है इसको, बुक्स को रीड करते करते आपको साथ में याद भी करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट। अब ये मत समझना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके साथ साथ
उसके साथ साथ आपको लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखने वाला है, किसका? वर्ल्ड का। जब मैं वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता हूँ तो उसमें जो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिखने वाला है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा? द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ रिटन डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ओरिजिनली इट कंटेन्स अ प्रीएम्बल। अब ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो, पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में, भैया ओरिजिनली आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलता था? प्रीएम्बल देखने को मिला था। क्या देखने को मिलेगा? प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड थे। 395 आर्टिकल्स जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड थे? हम बोलेंगे भैया 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, वेरी गुड। एंड 8 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स कितने? 8। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? मैं ओरिजिनली बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के टाइम पर जब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर प्रीएम्बल था, एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, और साथ में 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल थे भैया? 8 शेड्यूल थे, ठीक है। अब ये 2 नंबर का नोट क्या बताता है? तो 2 नंबर का नोट देखो आप, ये देखो 2 नंबर का नोट क्या बोल रहा है? द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 7 आर्टिकल्स, द ऑस्ट्रेलियन 128 एंड द कैनेडियन 147। देखो कितने कम कम थे यहाँ पे आर्टिकल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो सिर्फ वहाँ पे तो सिर्फ 7 ही आर्टिकल्स थे। ऑस्ट्रेलियन में देखोगे तो यहाँ पे 128 थे, कैनेडियन में 146 147 थे। लेकिन दूसरी और जब मैं यहाँ पे भारत के उसके बात करता हूँ, इंडिया के संविधान को जब आप यहाँ पे देख रहे हो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपने क्या पाया कि भैया वहाँ पर 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। एक आपको प्रीएम्बल देखने को मिलेगा, 395 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कितने पार्ट पे डिवाइडेड? 22 पार्ट्स में डिवाइड, और साथ में 8 शेड्यूल्स पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एट प्रेजेंट अभी 2019 की हम बात करते हैं, वैसे अभी तो 2023 चल रहा है, लेकिन 2019 तक की हम बात करते तो 2019 तक में क्या था? एक प्रीएम्बल था जो पहले भी था वो अभी भी है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 440 आर्टिकल्स, पहले 395 थे, अब 470 हो गए। कितने? 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? 25 पार्ट्स में। तो पहले कितने थे? 22 पार्ट्स। दिमाग में थोड़ा याद करते हुए चलो भाई, पहले 22 पार्ट थे, अब कितने पार्ट आपको दिख रहे हैं? अब आपको 25 पार्ट दिख रहे हैं। और शेड्यूल भी देखो, पहले 8 थे, अब 12 शेड्यूल दिख रहे हैं। आ रहे 8 से 12। अब 3 नंबर का नोट देख लेते हैं। 3 नंबर के नोट में क्या है? द वेरियस अमेंडमेंट्स कैरीड आउट सिंस 1951। 1951 से आपको संविधान में अमेंडमेंट होते हुए दिख ही रहे हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स आपको 1951 से होते हुए दिख ही रहे हैं, और कुछ हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स एंड 1 पार्ट कौन सा? 5 6 7 पार्ट 5th आपको डिलीट होते हुए भी दिखा हुआ है, ठीक है। 20 आर्टिकल्स भी डिलीट हुए हैं, पार्ट 5th 6th 7th आपको डिलीट होते हुए दिखा हुआ है, पार्ट 7th आपको डिलीट होते हुए दिखा हुआ है। हमने ऐड करे 95 आर्टिकल्स, ठीक है, 4 पार्ट्स भी हमने ऐड करे, 4A दिख रहा है, 9A दिख रहा है, 9B दिख रहा है, एंड 14A आपको दिख रहा है, और हमने साथ में 4 शेड्यूल भी ऐड करे, 9 10 11 12, ठीक है जी। ये सब चीज़ें चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको 2 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आनी भी नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं भैया फेडरल फीचर किसके? भैया कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स हम देख रहे हैं। हमने ड्यूअल पॉलिटी को समझ लिया, उसके बाद हम यहाँ पे समझ लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बात करी। यहाँ पर हमने क्या देखा? इट स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रिस्क्राइब द लिमिट्स विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट, ठीक है। दस इट अवॉइड्स द मिस अंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द टू, ठीक है। हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ गए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या क्या बातें आपको यहाँ पे पढ़ के समझ में आई। पहली आपको समझ में आई कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन साथ में क्या भैया लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी है। ओरिजिनली आपको यहाँ पे एक प्रीएम्बल दिख रहा था, 395 आर्टिकल्स दिख रहे थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड थे, और 8 आपको यहाँ पे शेड्यूल दिख रहे थे। आज प्रेजेंट में अगर 2019 के बारे में बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रीएम्बल दिखने वाला है, 470 आर्टिकल दिखने वाले हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइड है, और 12 शेड्यूल आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या था? अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्पेसिफाई है? तो यहाँ पे भैया स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, पावर्स हैं, फंक्शंस ऑफ बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट है, एंड प्रिस्क्राइब द लिमिट्स विद इन विच दे मस्ट ऑपरेट, ठीक है। किस लिमिट में वो ऑपरेट कर रही है। दस इट अवॉइड्स मिस
अंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू मतलब कौन, सेंटर और स्टेट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो चर्चा करने वाले वो है भैया डिवीजन ऑफ पावर। किस किस के बीच में डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच में किस किस तरीके से पावर का विभाजन हो रखा है। हाँ जी, डिवीजन ऑफ पावर्स देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, पावर को डिवाइड करा किस किस के बीच में भैया, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करा। किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। किसने डिवाइड करा, अरे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड करा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा डिवाइड करा किसको भैया, पावर को किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। एक एक बात को आप ध्यान से यहाँ पे समझना, डिवीजन ऑफ पावर्स में मैं क्या बात करने जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा भैया, डिवाइड करा। क्या डिवाइड करा भैया, पावर्स डिवाइड करी किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। इन टर्म्स ऑफ द कौन कौन सी आपको भैया यूनियन लिस्ट देखने को मिलेगी, स्टेट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी और आपको कंकरेंट लिस्ट देखने को मिलेगी। कोई आपसे पूछे कितनी लिस्ट हैं, आप बोलोगे भैया 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी, क्या यूनियन लिस्ट है, बिल्कुल। स्टेट लिस्ट है, हाँ जी। कंकरेंट लिस्ट है, हाँ जी। और शेड्यूल कौन सा, तो 7th शेड्यूल है, याद रखना भाई। डिवीजन ऑफ पावर्स आप जैसे ही देख रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भैया डिवाइड करी पावर्स किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, इन टर्म्स ऑफ अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और कोई आपसे पूछ ले भैया कितनी लिस्ट है, आपने बोल दिया भैया 3 लिस्ट है। कौन कौन सी भैया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और दूसरे पूछ ले भैया कौन से शेड्यूल में है ये बात कही भी, तो आप बोलोगे 7th शेड्यूल में। कौन से में, 7th शेड्यूल में। ठीक है, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 98 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिले, 98 सब्जेक्ट मिल रहे। ओरिजिनली कितने थे, 97। स्टेट लिस्ट में आपको 59 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और ओरिजिनली कितने थे, 66। और जो कंकरेंट लिस्ट में आपको 52 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ओरिजिनली कितने थे, 47। ध्यान देना है। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। लो भैया लो, कंकरेंट लिस्ट में किस में, कंकरेंट लिस्ट में किस में, कंकरेंट लिस्ट में एंड द कंकरेंट लिस्ट में जिसमें 52 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली कितने थे, 47। तो इस कंकरेंट लिस्ट में आप याद रखना कि सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट्स भी लॉ बना सकते हैं। जो मैटर कहाँ पर लिखे हुए, कंकरेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, उसमें आपके सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, बट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर भैया कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन जीतेगा, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। ठीक है, द रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स दैट इज विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। मतलब कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में मेंशन नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी मेंशन नहीं है, वो किसको दिया गया, वो सेंटर को दिया गया। ठीक है जी, तो हमने डिवीजन ऑफ पावर्स भी समझा। इससे पहले आपने चर्चा में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी समझा, ड्यूअल पॉलिटी भी समझा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे क्या, फेडरल फीचर किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया 4th में। क्या भैया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4th क्या है भैया, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी सुप्रीमेसी के बारे में बात हो रही है, संविधान की सुप्रीमेसी के बारे में बात हो रही है। क्या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के बारे में बात हो रही है, नहीं भैया नहीं। हाँ जी, किसकी सुप्रीमेसी के बारे में बात हो रही है, आप बोलोगे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सुप्रीमेसी के बारे में बात हो रही है। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कौन भैया, कॉन्स्टिट्यूशन। कौन भैया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया, सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले भैया भैया बताओ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया कॉन्स्टिट्यूशन। हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम किस पे बात करें, हम सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें। ठीक है, द लॉ इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट कन्फॉर्म टू इट्स प्रोविजंस। द लॉ इनेक्टेड बाय द सेंटर and the states must conform to its provisions, otherwise they can be declared invalid by the Supreme Court or the High Court through their power of judicial review। क्या बोला, कोई भी लॉ जो किसके द्वारा इनेक्ट किया जा रहा है, सेंटर के द्वारा या स्टेट के द्वारा, भैया वो किस दायरे पर होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे पर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के दायरे पर होना चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कन्फर्म टू इट्स प्रोविजंस। ठीक है, मतलब चाहे कोई भैया सेंटर का लॉ बन जाए, चाहे कोई स्टेट का लॉ बन जाए, वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं बनना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, सुप्रीम और जो हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। द लॉज इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट कन्फर्म टू इट्स प्रोविजन, अदरवाइज अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा,
अगर सेंटर या स्टेट के द्वारा ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, दे कैन बी डिक्लेयर्ड, उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वैलिड नहीं भैया, इनवैलिड, या इन भी पढ़ लो, इन भी लिखा हुआ, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसके द्वारा भैया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। ध्यान से देखना, सिर्फ दो ही कोर्ट का नाम लिखा हुआ है भैया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो सिर्फ इनवैलिड कौन डिक्लेयर कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दो दियर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किसके पास है पावर जुडिशियल रिव्यू की, तो आप बोलोगे भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कौन सी पावर है भैया, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। किसको, जो भी वो लॉ इनेक्ट करेंगे, अगर वो कंफर्म टू इट्स प्रोविजन, मतलब अगर वो कंफर्म नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, तो ठीक है जी। Thus, the organs of the government, legislative, executive, and judicial at both the levels must operate within the jurisdiction prescribed by the Constitution. लो जी, कोर्ट समझ में आ गया। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया, आपके पास सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, ये वाली बात समझ में आ रही है। द लॉज इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट कन्फर्म टू इट्स प्रोविजन, ये भी बात समझ में आई आपको। अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, दो दियर पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी बात समझ में आई। दस द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में क्या आ रहा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन्स एट बोथ लेवल्स मस्ट ऑपरेट विद इन द जुरिडिक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। की मतलब जो भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, जो तीनों ऑर्गन्स है, वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, जो भी उनको जुरिडिक्शन दिया गया है, किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है, उसी दायरे पर रहकर काम करेंगे। कौन, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। और सुप्रीमेसी किसकी है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। आगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, हम आपके साथ पढ़ रहे हैं फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वहां पर क्या आ गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, तो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखते हैं, the division of a powers established by the constitution as well as the supremacy of the constitution can be maintained only if the methods of its amendment is rigid। ध्यान से इस चीज को समझो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात बोली गई, कि जो डिवीजन ऑफ पावर है, क्या चीज, जो पावर के डिवीजन के बारे में बात हो रही है, एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो एस्टैब्लिश की गई, क्या, पावर ऑफ, सॉरी, डिवीजन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एस्टैब्लिश करी भैया, डिवीजन ऑफ पावर एस्टैब्लिश करी, एज वेल एज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई पूछते भैया सुप्रीमेसी किसकी है, तो आप बोलोगे भैया कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। बात समझ में आ रही है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो एस्टैब्लिश किसके द्वारा हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टैब्लिश हुई, एज वेल एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सुप्रीमेसी है वो किसकी है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की है। कैन बी मेंटेन, वो कब मेंटेन हो सकती है, कैन बी मेंटेन ओनली इफ द मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट इज रिजिड। सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी तभी मेंटेन हो सकती है जब अमेंडमेंट का मेथड रिजिड हो। अगर अमेंडमेंट का मेथड फ्लेक्सिबल हो गया ना, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है, दोबारा से देखना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो डिवीजन ऑफ पावर्स established by the constitution as well as the supremacy of the constitution can be maintained only if the methods of amendment is rigid, ठीक है। Hence the constitution is rigid to the extent that those provisions which are concerned with the federal structure, that is center state relation and judicial organization, can be amended only by the joint action of the center and state governments। तो क्या बोल दिया गया, hence the constitution is rigid to the extent that provisions which are concerned with the federal structure, that is center or state relations and judicial organization, कोई भी ऐसा प्रोविजन, ध्यान से समझना, हमारा संविधान रिजिड है किस हद तक, उसको भी समझो, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, मतलब कि हमारा जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हद भी तो समझ लो, क्या वो पूरा ही रिजिड है या उसकी हद क्या है, उसको आप समझो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड है वो किस एक्सटेंट तक है, कि कोई भी प्रोविजन, अगर कोई भी प्रोविजन जो कंसर्न करता है किससे, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कोई भी प्रोविजन जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आ गई या फिर जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई, तो वहां पर हमारा संविधान क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा भाई।
हमारा संविधान क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। रिजिड होने का मतलब क्या है, अब रिजिड होने का मतलब आप समझो कि रिजिड होने का मतलब है क्या, कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द ज्वाइंट एक्शन ऑफ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको संविधान को अमेंड करना है, अगर आपको संविधान को अमेंड करना है तो ज्वाइंट एक्शन लगेगा, किसका भैया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कब होगा, जब किसकी बात आएगी, सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात आएगी, या फिर जब जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी। ऐसा कोई भी प्रोविजन हमको चेंज करना है, ऐसा कोई भी डिसीजन लेना है जिससे दोनों ही इफेक्ट हो रहे हो, सेंटर पर भी इफेक्ट पड़ रहा हो, सेंटर की पावर्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा हो और स्टेट की पावर्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा हो, और ऐसा कोई प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना हो, ऐसा कोई प्रोविजन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना हो, तो वहां पर आपको भैया ज्वाइंट एक्शन लगेगा, किसका भैया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। ज्वाइंट एक्शन किसका, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। आई बात समझ में, ज्वाइंट एक्शन किसका, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। तो इसलिए हमने अपने संविधान को क्या बोला, हमारा संविधान क्या है, रिजिड है। अमेंडमेंट होना इसमें क्या है भैया, रिजिड है, ठीक है। और सच प्रोविजन रिक्वायर्स फॉर द अमेंडमेंट, अगर आपको क्या करना है, अमेंड करना है, तो आपको कैसी मेजोरिटी चाहिए रहेगी, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहेगी। कैसी भैया, स्पेशल मेजोरिटी के तहत। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। लो, स्पेशल मेजोरिटी को भी आप समझ लो, मेजोरिटी में हम बाद में भी इसमें अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे डिटेल में। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि जो मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, ऑफ 2/3 of the members of each house present and voting and a majority of the total membership of the each house। आप यहाँ पे दो चीज़ों को हमने देखना है, एक तो भैया मेजोरिटी है भैया 2/3 of the members of each house, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरा उसके साथ साथ क्या, एंड द मेंबर्स एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप मतलब जो भी है उसका हाफ, ठीक है, जिसको हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नाम से हम जानते हैं। चलिए, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे समझ लिया, कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सच प्रोविजंस रिक्वायर्स फॉर देयर अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन को आप समझ गए, और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को आप समझ गए। तो यहाँ पे भैया मेजोरिटी भी स्पेशल हो गई, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए भैया, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अब इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर 2 पर्सन। ध्यान से समझना, संविधान ने किसके बारे में बात करी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में बात हुई है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात हुई है। किसके बारे में बात हो रही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात हो रही है, जिसको हेड किसके द्वारा करा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेड करा जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी को, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेड किसके द्वारा होगी, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगी। उसके दो पर्पस है, कौन सा, पहला टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पहला चीज क्या है कि भैया आपको सुप्रीमेसी मेंटेन करनी है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन करनी है बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए जुडिशरी क्या मेंटेन करेगा, सुप्रीमेसी मेंटेन करेगा, किसकी भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन करेगा। सेकंड, टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, किस किस के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, अगर भैया सेंटर या फिर स्टेट के बीच में या फिर दो स्टेट्स के बीच में, तो उनको सॉल्व करने का काम किसका है भैया, सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द वेरियस मेजर लाइक द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द जजेस। ये सुप्रीमेसी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो किस तरीके से मेंटेन की जाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मेजर्स दिए हुए हैं, जैसे कि भैया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस का, यह बहुत डिटेल में देखेंगे। फिक्स सर्विस कंडीशन है किसकी भैया, जजेस की, एंड सो ऑन टू मेक अ जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी समझ में आया, एक बार मैं फिर से रीड कर लेता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर 2 पर्पस। पहला, 1 टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दूसरा क्या था, एंड टू क्या है, टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स टू, और बिटवीन द स्टेट्स। और उसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वेरियस मेजर्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशन एंड सो ऑन टू मेक अ जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं बाई कैमरलिज्म। समझते हैं भैया क्या है बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस राज्यसभा और अ लोअर हाउस। ध्यान से समझना, बाई कैमरलिज्म में आपको क्या चीज़ समझनी है, क्या हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या दिया कि हमको बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया, तो आप सबसे बोलोगे हाँ जी हमारे यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कम से कम आप सेंटर को समझो, तो सेंटर पर आपसे पूछा जाए क्या बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हमारे यहाँ पे सेंटर पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कैसे है, आपको अपर हाउस दिखता है, मतलब आपको भैया राज्यसभा दिखता है कि नहीं दिखता, राज्यसभा क्या है भैया अपर हाउस। दूसरी ओर क्या आपको लोअर हाउस दिखता है भैया लोकसभा, हाँ जी हमको लोअर हाउस भी दिखता है। तो जब आप ये बात करो तो इसका मतलब किसके बारे में बात करो, आप बाई कैमरलिज्म के बारे में बात करो। किस बारे में आप बात करो, बाई कैमरलिज्म के बारे में आप बात कर रहे हो। क्या चीज़ किस तरीके से कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या प्रोवाइड करा है भैया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमको प्रोवाइड करा हुआ है, जहां पर हमको अपर हाउस दिखता है भैया राज्यसभा, और क्या दिखता है लोअर हाउस दिखता है। ठीक है, द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इंडियन फेडरेशन। ध्यान से समझना, जो राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, कि हमारे यहाँ पे इंडियन फेडरेशन के जितने भी स्टेट हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम किसका है भैया, राज्यसभा का। दूसरी ओर वाइल द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। दूसरी ओर मैं अगर भैया लोकसभा के बारे में बात करूँ तो लोकसभा क्या रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एज अ होल। बात समझ में आ रही है, बाई कैमरलिज्म समझ में आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है भैया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस, जिसमें आपको एक अपर हाउस देखने को मिलेगा, मतलब आपको राज्यसभा देखने को मिलता है, आपको लोअर हाउस आपको लोकसभा देखने को मिलता है। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट क्या करता है भैया, स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है भैया, राज्यसभा का। और दूसरी ओर अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करूँ तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। ठीक है, द राज्यसभा इवन दो अ लेस पावरफुल चैम्बर। ठीक है, हमारे यहाँ पे आज की मैं अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा है वो क्या भैया, एक लेस पावरफुल चैम्बर है। ठीक है, टू रिक्वायर अ मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। ठीक है जी, बाई कैमरलिज्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम देखेंगे यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। आज जो हमने चर्चा करी, हमने देखी भैया फेडरल फीचर किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। अगली चर्चा में जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम बात करेंगे यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए।